नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर किए हुए हम अपने जो जीके का कंटेंट है इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब तक हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हम यूरोपियों का आगमन पढ़ चुके हैं, हम पुर्तगालियों को देख चुके हैं, हमने 1857 की क्रांति तक जितने भी सिख युद्ध हुए, बंगाल युद्ध हुए, चाहे मैसूर युद्ध हुए, चाहे अवध के ऊपर अधिकार रहा, चाहे सिंध के ऊपर अधिकार रहा, इन सारी चीजों को हमने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लिया। अब 1857 की क्रांति तक पढ़ने के बाद हम क्या काम करते हैं, आज से हम शुरू करेंगे आर्थिक नीतियां। क्या शुरू करेंगे? आर्थिक नीतियां। देखिए, आर्थिक नीतियों की जब बात आती है तो यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है। देखिए, हर बार चाहे किसी भी आप एग्जाम को उठा के देख लो, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है और वही प्रश्न सबसे ज्यादा गलत होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जब बुक को पढ़ते हैं तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता। जैसे मैं इनकी भू राजस्व प्रक्रिया की बात करूं, चाहे मैं कृषि का औद्योगिकरण की बात करूं, चाहे मैं इनके रेलवे की बात करूं, बैंकिंग की बात करें, धन निष्कासन की बात करें, तो अनेक पहलू निकल के आते हैं और जिनसे अनेक बार प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो अब अभी हम जो शुरू कर रहे हैं इसमें हम लगातार इन्हीं नीतियों के ऊपर जिक्र करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रश्न यहां से आया है। तो चलिए, आर्थिक नीतियों की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखी जाती है भू राजस्व। कौन सी? भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब होता है भूमि से कर। कौन सा? भूमि से कर। कि भूमि से कर कैसे लिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कृषि को, जो कृषि होती थी भारत में, इस कृषि को कैसे व्यवसाय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? व्यवसाय बना दिया गया, या इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है ना। तीसरी नीति कौन सी होगी? धन का धन के निष्कासन की। किसकी? धन के निष्कासन की बात करेंगे। किस तरह से भारत में धन बाहर जा रहा है, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करेंगे कि धन किस तरह से बाहर जाएगा। फिर हम इसमें बात करेंगे कि इन्होंने बैंकिंग का आरंभ किस तरह से किया, किस तरह से भारत में बैंक ये लेके आते हैं। ओके, इसके अलावा क्या है, रेलवे को देखेंगे कि रेलवे का विस्तार ये किस प्रकार करने का काम करेंगे। ओके, और अन्य उद्योग जो इनके रहेंगे उन उद्योगों की बात करेंगे। किसकी? उद्योग की बात करेंगे कि भारत में किस तरह से उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो इनकी नीतियां हैं, यहां से एक प्रश्न पक्का आता है, चाहे वो भू राजस्व की हम बात कर लें, चाहे हम कृषि के व्यवसायीकरण की बात कर लें, चाहे इनके धन के निष्कासन की बात कर लें, चाहे बैंकिंग की बात कर लें जिसमें हम आरबीआई को भी देखेंगे, पीएनबी को भी देखेंगे, ओके, और एसबीआई को भी देखेंगे, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। फिर हम रेलवे की बात करेंगे। रेलवे का जब हम जिक्र करेंगे तो हम देखेंगे भारत में रेल का विस्तार किस तरह से हुआ। बॉम्बे से थाने की तरफ भी आएंगे, कोलकाता की तरफ भी जाएंगे। भारत में जो इलेक्ट्रिक रेल चली उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। फिर हम सीएनजी से चलने वाली रेल का भी जिक्र करेंगे। और एट लास्ट हम क्या है, जो हमारी भूमिगत मेट्रो होती है, मेट्रो पे भी देखेंगे। और फिर बात करेंगे इन्होंने भारत में उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा दिया, ठीक है ना। और अंत में हम क्या है, जो प्रेस होता है, प्रेस यानी कि जिसके अंदर अखबार छपते हैं, अनेक पत्र प्रकाशित होते हैं, ठीक है ना। पत्रिकाएं थी, इन पत्रिका के ऊपर हम जिक्र करेंगे, ठीक है ना। अखबारों को देखना बड़ा जरूरी है कि अखबार किस तरह से निकलते थे, ठीक है ना। कब इनके ऊपर रोक लगाई गई, किसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम ने यहां से पूछे ही पूछे हैं। तो आज के कंटेंट की बात करें तो आज का कंटेंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इनको 1 बाय 1 करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भू राजस्व की। इसकी बात करेंगे भू राजस्व, यानी कि भूमि से कर। देखिए, चाहे हम आज के सरकार की बात करें, चाहे मैं प्राचीन की बात करूं, चाहे मैं
मध्यकालीन की बात कर लूं, चाहे मैं आधुनिक इतिहास की बात कर लूं, भू राजस्व की बात करें तो भू राजस्व भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कोई भी गवर्नमेंट आई हो, उस गवर्नमेंट के कर का एक बड़ा साधन क्या रही थी, यहां की भू राजस्व प्रणाली रही थी। ठीक है ना, क्योंकि भारत में क्या है, कृषि को बढ़ावा दे रहे थे, और कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं तो इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, भूमि से कर को भी ज्यादा वसूलना आरंभ कर देंगे। तो इसी एवज में हमें भू राजस्व की दर को देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो जमींदारा प्रथा थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, मालगुजारी प्रथा थी, इन प्रथाओं से एक दो प्रश्न आता है। अक्सर पूछते हैं इसका संस्थापक कौन था, किस क्षेत्र में यह लगाई गई थी, और वास्तव में यह प्रणाली होती क्या थी। ठीक है ना, देखिए अनेक बार रेवतवाड़ी की बात करें या महलवाड़ी की बात करें तो इन दोनों से अनेक बार प्रश्न पूछा गया है। और यदि बात मैं स्टेट पीएससी की करूं और स्टेट पीएससी में बात एचपीएस और आरएस की हो तो उसके अंदर जो महलवाड़ी प्रथा है, ये महलवाड़ी प्रथा बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये उत्तरी भारत के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी। एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है कि ये जो भू राजस्व प्रथा लगाई जाएगी ये अंग्रेजी रियासतों में होगी। किसमें होगी, जो अंग्रेजी रियासत होगी, मतलब जिनके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा उन्हीं क्षेत्रों के ऊपर क्या किया जाएगा, ये व्यवस्थाएं प्रारंभ की जाएगी। ओके, तो चलिए इससे संबंधित जो अनेक प्रथाएं हैं उन प्रथाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले आती है इजादारी। कौन सी, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, या इसको मैं क्या कह सकता हूं, पंचशील या पंचशाला। कौन सी, पंचशाला। इसको पंचशाला प्रथा भी बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, इजारेदारी प्रथा का भी नाम देते हैं। ठीक है ना, यदि कंपटीशन की बात करें तो अनेक बार जो अपने स्टेट के पेपर होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर अनेक बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे मैं HSSC की बात करूं या मैं SSC की बात करूं तो दोनों में क्या है, इससे रिलेटेड अनेक क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पंचशाला या इजारेदारी प्रथा की बात करूं तो पूछते हैं इसका संस्थापक कौन है। कौन है संस्थापक? इसका भारत में प्रचलन या प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखना है वॉरेन हास्टिंग। किसको जाता है, वॉरेन हास्टिंग जो होंगे, वॉरेन हास्टिंग ने इसको क्या किया था, सबसे पहले भारत के अंदर प्रचलित किया था। किसने, वॉरेन हास्टिंग ने किसको, इजादारी प्रथा को प्रारंभ किया था। अब बात आती है ये प्रथा चलती कहां कहां थी, तो चलने की बात करें तो जो बंगाल का क्षेत्र है और बिहार का क्षेत्र है, बंगाल और बिहार में मुख्य रूप से क्या है, इस व्यवस्था का काफी ज्यादा प्रचलन था। किसका, इजारेदारी प्रथा का। देखिए प्रश्न यहां से यह छपा था कि इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था, तो याद रखना है बंगाल और जो बिहार का क्षेत्र है इसमें इजारेदारी प्रथा देखने को मिली थी। और इसके संस्थापक की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग इसके क्या रह रहे थे, संस्थापक रह रहे थे। ओके, देखिए इजारेदारी का मतलब क्या होता है, जमींदार। क्या होता है, जमींदार। जमींदार शब्द से बनाया गया है कौन सा शब्द, इजारेदारी। ओके, जिसमें क्या होगा, जमींदार क्या होगा, इसका ठेकेदार होगा। जमींदार इसका क्या होगा, मुख्य रूप से ठेकेदार होगा। सर इंक डालना दूसरे मार्कर में। ओके, तो जमींदार इसका क्या होगा, मुख्य रूप से ठेकेदार होगा, जिसमें अंग्रेज सरकार क्या काम करेगी, एक निश्चित क्षेत्र को एक जमींदार को जमीन क्या दे देगी, ठेके पे दे देगी। जैसे मान लिया बंगाल का कोई एक छोटा क्षेत्र ले लिया, यानी कि 10 गांव ले लिए। अब इन 10 गांव के ऊपर क्या की जाएगी, बोली लगाई जाएगी, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो 10 गांव दे दिए जाएंगे। उसके बाद उन 10 गांवों से जितना भी कर आएगा वो जमींदार का रहेगा, जबकि जमींदार को क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। ओके, तो ये रहेगी प्रथा। ओके, अब देख लेते हैं इसके अंदर व्यवस्था क्या थी। क्या व्यवस्था, देखिए व्यवस्था की बात करें तो
तो व्यवस्था इसमें क्या थी? व्यवस्था यह थी कि जो सबसे ज्यादा ठेका देता था, जो सबसे ज्यादा ठेका, जो सबसे ज्यादा ठेका देगा, उस ठेके देने वाले को वो भूमि दे दी जाएगी। मतलब मान लिया जैसे बात कर रहे थे 10 गांव के ऊपर बोली लगाई गई और एक जमींदार ने आके सबसे ज्यादा उसकी बोली लगा दी। मान लिया उस भूमि की कीमत लगा दी उसने 100 रुपए। कितनी लगा दी? 100 रुपए। अब 100 रुपए से ऊपर कोई उसकी बोली नहीं लगा पाया, तो वो जमींदार क्या करेगा? 100 रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। ओके, उसके बाद उन 10 गांवों से जितना भी कर इकट्ठा होगा वो कर किसका रहने वाला है? जमींदारों का रहने वाला है। ओके, ये व्यवस्था 5 साल के लिए होती थी। कितने साल के लिए होती थी? 5 साल इसका क्या बनाया गया था? एक निश्चित समय बनाया गया था। ओके, परंतु हुआ क्या? 1777 में क्या हुआ? इसके समय को 5 साल से घटा दिया गया। 5 साल से घटा दिया गया और कितना कर दिया गया? केवल 1 साल कर दिया गया। यानी कि जमींदार के पास भूमि कितने समय के लिए रहेगी? 1 साल के लिए रहेगी। 1 साल के बाद दोबारा उस भूमि को नीलाम किया जाएगा और नीलाम करने के बाद जितना भी राजस्व आएगा वो एक निश्चित राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होगी और बाकी का धन किसके पास रहेगा? यहां पे जमींदारों के पास रहने का काम होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इजारेदारी प्रथा थी, जिसको स्टार्टिंग में पंचशाला कहा गया। पंच यानी कि 5 साल के लिए, परंतु 1777 में इसको कितना कर दिया गया? 1 साल का समय कर दिया गया। ओके, तो ये मुख्य रूप से ये प्रथा थी। तो यहां से पूछ लेते हैं इसमें भूमि का स्वामी कौन होता था? तो भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार या उसका ठेकेदार क्या होता था? उसका वास्तविक हकदार माना जाता था। ओके, तो ये थी हमारी पहली व्यवस्था, जिससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और अनेक बार अनेक एग्जाम में यहां से अनेक प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे। ओके, चलिए देखिए, एक व्यवस्था ये नहीं कि वो पूरे भारत में प्रचलित होगी। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। अलग अलग वाइसराय गवर्नर आएंगे और वो गवर्नर और गवर्नर जनरल आके अलग अलग तरह की नीतियों को भारत में लगाने का काम करें। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त से अनेक बार प्रश्न आए। किससे? दूसरी प्रथा कौन सी रहेगी? स्थायी बंदोबस्त। ओके, देखिए स्थायी बंदोबस्त, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका संस्थापक कौन है? कौन है संस्थापक? यदि मैं स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक की बात करूं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है। किसका आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का इसका संस्थापक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये नाम जरूर याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है और फ्रांसिस व जॉन शोर, 2 व्यक्ति और याद रख लेना, फ्रांसिस व जॉन शोर, इन दोनों ने क्या की थी? इसकी सहायता की थी इस व्यवस्था को बनाने में। इस व्यवस्था को बनाने में सहायता करने वाले कौन थे? फ्रांसिस थे और दूसरा कौन था? जॉन शोर था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बनाने में इसकी सहायता कर रहा था। ओके, देखिए दूसरा प्रश्न यहां से क्या आता है? इसका उपनाम क्या था? देखिए इस व्यवस्था को कई अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि स्तंभदारी, स्तंभदारी प्रथा भी इसको बोला जाता था। इसको जागीरदारी भी बोला जाता था। कौन सा बोलते थे? जागीरदारी प्रथा का नाम से भी इसको काफी ज्यादा प्रचलित किया गया। मालगुजारी भी बोला जाता था। और इन मुख्य 2-3 नामों से क्या है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जाना जाता था। और यह प्रश्न एसएससी ने पूछा है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या है? भारत में इसका संस्थापक या इसका जन्मदाता माना जाता है। ओके,
ये व्यवस्था स्थान की बात कर लेते हैं, किन स्थान के ऊपर ये अप्लाई हुई थी। तो बात करें ये बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक। कौन सा? उत्तरी कर्नाटक। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। और यदि इस क्षेत्र की टोटल की बात करें तो भारत का 19% भाग था। ये भारत का कितना था? 19% भाग था, जिसके ऊपर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा फ्रांसिस व जॉन शोर की सहायता से इसको प्रारंभ किया गया था। ओके, इसमें क्या होता था? स्थायी का मतलब होता था निश्चित। क्या होता था? एक निश्चित या एक निर्धारित। ओके, निर्धारित कर यानी कि उसकी बंदोबस्त। देखिए, स्थायी का मतलब निश्चित, और दूसरा शब्द कौन सा है? बंदोबस्त शब्द को लिया गया है। यानी कि इसमें क्या करेंगे? जमींदारों से लगान की, किसमें? जमींदारों से जो लगान लिया जाएगा, जमींदारों से जो लगान लिया जाएगा उस पे क्या किया जाएगा? एक समझौता किया जाएगा, और इस समझौते के तहत एक निश्चित कर निर्धारित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जो यहां से कर लिया जाएगा वो कर क्या कर दिया जाएगा? निश्चित कर दिया जाएगा कि आपको सालाना क्या करना है? इतना ही कर देना पड़ेगा। ओके, इसमें बात करें तो जो जमींदार होते थे, इसमें जो जमींदार होते थे उनको टोटल कर का 1/11 भाग, कितना भाग मिलता था? 1/11 भाग किसको मिलता था? जमींदारों को मिलता था। और यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो 1/10 भाग किसका रहता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से में आता था। देखिए, टोटल कर जो रहेगा वो 2 भागों में बंटेगा, और उन 2 भागों में से क्या होगा? 1/11 भाग जमींदारों के अनुरूप रहेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है? 1/10 भाग क्या इसका कर के रूप में दिया जाएगा। ठीक है ना? इस प्रथा में या इस व्यवस्था में एक प्रथा हुआ करती थी। इसमें क्या होती थी? एक प्रथा थी। देखिए, इस प्रथा का नाम क्या था? सूर्यास्त की प्रथा। कौन सी? सूर्यास्त की प्रथा। ओके, और दूसरी कौन सी थी? अनुपस्थित जमींदारी। कौन सी? अनुपस्थित जमींदारी। देखिए, इस व्यवस्था में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। देखिए, स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इसमें 2 प्रथाएं चलती थी। एक सूर्यास्त की प्रथा चलती थी, और दूसरी अनुपस्थित जमींदारी की प्रथा काफी प्रचलित थी। यदि मैं सूर्यास्त की प्रथा की बात करूं तो इसका मतलब यह होता था कि जो कर निश्चित कर दिया गया, मान लिया 1000 रुपए कर का क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया। यदि शाम तक या इवनिंग तक यदि वो कर नहीं दिया जाता ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस जमींदार से क्या कर ली जाएगी? वो भूमि छीन ली जाएगी। यानी जो जमींदार 1/11 भाग रख रहा है उससे वो भूमि क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी, हड़प ली जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? दूसरी प्रथा इसकी देखने को मिलती है, अनुपस्थिति की जमींदारी। इसमें क्या होगा? मान लिया इवनिंग तक इसने जो समय निर्धारित था उसमें शाम तक इसने कर नहीं दिया, तो इसके बाद इससे एक से तो भूमि छीन ली। अब क्या होगा? जो दूसरे जमींदार होंगे वो दूसरे जमींदार इसके ऊपर बोली लगाएंगे, और जिसकी बोली ज्यादा रहेगी उसको वापस क्या कर दी जाएगी? उस भूमि का जमींदार बना दिया जाएगा। ऐसे में क्या होता था? जब नया जमींदार आता था तो जो वहां पे कृषक होते थे, मजदूर होते थे, उनका शोषण बढ़ने लगता था। कैसे बढ़ने लगता था? मान लिया भूमि है पंजाब की। कहां की भूमि है? पंजाब की भूमि। चलिए उड़ीसा वाले क्षेत्र में, चलो उड़ीसा का एग्जांपल ले लेते हैं। उड़ीसा की भूमि है। ओके, अब इस भूमि का जो मालिक था वो कर नहीं दे पाया, तो इससे क्या कर ली जाएगी? भूमि छीन ली जाएगी। इससे क्या है? उस भूमि को हड़प लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा। तो इस प्रथा को क्या बोला उन्होंने? सूर्यास्त।
क्या बोला? सूर्यास्त का नाम दिया। अब क्या हुआ? दूसरा एक आ गया जमींदार वाराणसी का। वाराणसी का अब इसने इस भूमि को खरीद लिया। कौन सी को? उड़ीसा वाली को। यानी कि अब जमींदार कहां का रहेगा? वाराणसी का रहेगा, और भूमि है कहां की? उड़ीसा की। अब वो व्यक्ति यहां आके सीधे रूप से तो इसको नियंत्रण नहीं करेगा, तो वो क्या करता था? आगे भूमि को दे देता था। और आगे भूमि दे देने से क्या होता था कि जो बीच में बिचौलिए होते थे वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में किसानों का शोषण करना शुरू कर देते थे। ठीक है ना? तो ये क्या थी? ये थी हमारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसके अंदर क्या था? जमींदारों का काफी ज्यादा शोषण देखने को मिलता था, और किसान यहां जमीन के मालिक नहीं थे। किसान जमीन के मालिक नहीं थे। ठीक है ना? क्यों? मालिक कौन था? मालिक जमींदार होता था। ठीक है ना? तो इसलिए इसको क्या बोला गया था? स्टार्टिंग में इसको जागीरदारी, मालगुजारी या स्तंभदारी या स्तंभरारी प्रथा का नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है ना? तो ये थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। एक बार रिपीट कर देता हूं। संस्थापक की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आएगा। फ्रांसिस व जॉन शोर की सहायता से इस व्यवस्था को बनाया गया था। उपनाम की बात करें तो स्तंभरारी, जागीरदारी और मालगुजारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। स्थान की बात करें तो बिहार, उड़ीसा और वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में इस प्रथा को प्रारंभ किया गया था। और प्रश्न छपता है ये कि कितने भाग में थी? तो टोटल भारत के 19% भाग में क्या थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या था? कर क्या कर दिया जाता था? निश्चित कर दिया था। कर क्या होता था? निश्चित होता था, जिसमें जमींदार को 1/11 भाग मिलता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना मिलता था? 1/10 भाग टोटल कर का मिलता था। इसमें दो प्रथाएं थी। प्रथा कौन थी? सूर्यास्त की प्रथा, जिसमें यदि जमींदार निश्चित समय तक, मान लिया आज की डेट दी हुई है, यदि आज शाम तक कर नहीं दिया गया जमींदार द्वारा, तो उससे वो भूमि छीन ली जाएगी। इसको क्या बोलते थे? सूर्यास्त की प्रथा बोलते थे। उसके बाद उस भूमि की दोबारा नीलामी होती थी, और दोबारा नीलामी को क्या बोलते थे? अनुपस्थित जमींदारी की प्रथा बोला जाता था, जिसमें लगातार भूमि के जो मालिक थे वो मालिक बदलते रहते थे, और इसी एवज में वहां के किसानों का क्या होता रहता था? लगातार शोषण होता रहता था। ठीक है ना? तो ये थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। चलिए अब चलते हैं रेतवाड़ी की तरफ, कि रेतवाड़ी प्रथा क्या थी। क्योंकि रेतवाड़ी प्रथा भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, और टोटल भारत में लगभग 51% भाग में, कितने? 51% भाग में क्या है? इस प्रथा का प्रचलन देखने को मिला था। हालांकि जो इजारेदारी प्रथा थी ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं हो पाई, और बहुत जल्द ही ये प्रथा क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। परंतु रेतवाड़ी की बात करें तो रेतवाड़ी प्रथा काफी ज्यादा, रेतवाड़ी प्रथा अपने आप में काफी प्रचलित हुई थी, क्योंकि इसका क्षेत्र काफी बड़ा था। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक में नाम आता है अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड का नाम आता है। अलेक्जेंडर रीड इसके क्या है? वास्तविक संस्थापक है, जो कि 1792 में इस प्रथा को क्या करते हैं? प्रारंभ करने का काम करते हैं। ओके। जबकि भारत में बात करें, देखिए पहली बार इस प्रथा का प्रचलन जो किया था वो अलेक्जेंडर रीड ने किया था। और भारत में बात करें तो टॉमस जो मुनरो है, कौन है? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो को भारत में इसका पूर्ण रूप से विस्तार करने का श्रेय जाता है, जिन्होंने कि इसको मद्रास में, कहां? मद्रास में 1820 में इस प्रथा का क्या किया था? प्रचलन करने का काम किया था। ओके। देखिए यदि रेतवाड़ी प्रथा की बात करें तो 12 महल क्षेत्र, कौन सा? 12 महल क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में इस प्रथा का क्या हुआ था? प्रचलन हुआ था। कहां पे? 12 महल क्षेत्र के ऊपर इसको प्रारंभ किया गया था। और टोटल भारत का कितना प्रतिशत था? 51% भाग में यह प्रथा प्रचलित हुई थी। ओके।
रेत का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा रेत का मतलब देख लेते हैं। रेत का मतलब होता है किसान। कौन? किसान। किसान या जो इसका किसान क्या होगा? जमीन का मालिक माना जाएगा। जमीन का क्या माना जाएगा? मालिक होगा या जमीन का मालिक माना जाएगा। ओके, देखिए रेत का शाब्दिक अर्थ ही किसान होता है और किसान को यहां पे क्या बना दिया गया था? जमीन का मालिक बना दिया गया था। जबकि इससे पहली वाली प्रथाओं की बात करें तो उन प्रथाओं में क्या है? जमींदार उनके मालिक हुआ करते थे। ओके, अब क्या है? किसानों को भूमि गिरवी रखने का अधिकार दे दिया गया था। रखने का अधिकार प्रदान किया गया था इस प्रथा के द्वारा। ओके, और यह अधिकार कब दिया गया था? यह दिया गया था 1812 में। कब? 1812 में इस प्रथा को प्रचलन किया गया था और इसके तहत कहा गया था कि यदि किसान के पास पैसा नहीं है तो वो क्या है? अपनी भूमि को गिरवी रख सकता है। ओके, इसमें कुल उत्पादन की 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग क्या रहेगा? कर रहेगा। यानी कि जितना उत्पादन होगा उस उत्पादन का 2/3 भाग किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। यदि किसी भूमि पे कम उत्पादन हो रहा है तो उसका कर कम रहेगा और जिसमें ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसका ज्यादा रहेगा। परंतु होगा क्या? टोटल जितना उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का 2/3 भाग क्या रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जाएगा। ओके, लगान का पुनर्निर्धारण, क्या? लगान का पुनर्निर्धारण 20-30 सालों में होता था। कितने में? एक बार यदि 2/3 भाग को निश्चित कर दिया गया तो अगली बार क्या है? उसका जो कर है वो 20-30 साल के बाद क्या होगा? निर्धारित होगा। ओके, इसके अलावा जो कर नहीं चुका पाता था उसकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। भूमि क्या हो जाती थी? इसमें जब्त कर ली जाती थी। जबकि इसकी खास बात देखी जाए तो वो ये देखने को मिलती है कि किसान को मालिक बना दिया गया। वो चाहे तो अपनी भूमि को गिरवी रख सकता है और यहां एक निश्चित कर न हो कि कर को किस हिसाब से रखा गया था? उत्पादन के आधार पर रखा गया था कि जिसमें जितना उत्पादन होगा उसका 2/3 भाग कर स्वरूप किसको दिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। इसलिए रेतवाड़ी प्रथा को दूसरी प्रथाओं के मुकाबले काफी अच्छा माना गया था, क्योंकि और प्रथाओं के अंदर क्या था? कर निश्चित था। यदि अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है या कोई भी परिस्थिति रहती है उसको वो कर देना ही देना पड़ता था। जबकि यहां व्यवस्था बदल दी गई थी और यहां क्या कहा गया कि जितना उत्पादन होगा आपको उत्पादन के आधार के ऊपर ही क्या करना पड़ेगा? ये कर देना पड़ेगा। यही कारण है कि टोटल भारत के 51% भाग में क्या हुई थी? ये प्रथा प्रचलित हो गई थी। जबकि स्थायी बंदोबस्त कितने में था? स्थायी बंदोबस्त था 19% भाग में ये प्रथा प्रचलित थी। यानी कि इन दोनों प्रथाओं की बात करें तो लगभग भारत में 70% भाग में क्या रही थी? ये प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित रही थी। ओके, चलिए अब बात करते हैं महलवाड़ी प्रथा की। कौन सी की? महलवाड़ी प्रथा की बात करते हैं कि महलवाड़ी प्रथा क्या थी और इस प्रथा के अनुरूप जमीन का मालिक किसको बनाया गया था? क्योंकि जमीन का मालिकाना हक काफी महत्वपूर्ण रहता है। वही बताता है कि किसान के पास कितने अधिकार रहेंगे और कितने अधिकार जमींदारों के पास रहने वाले। ओके, चलिए बात करते हैं महलवाड़ी प्रथा। देखिए, महलवाड़ी प्रथा की बात करें तो मेकेजी को इसका संस्थापक माना जाता है। किसको? मेकेजी क्या है? इसके संस्थापक रहेंगे, जिनको के हाल्ट मेकेलजी भी बोला जाता है। कौन? हाल्ट मेकेजी। ये क्या रहेंगे? इसके संस्थापक रहेंगे। और क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? क्षेत्र की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और जो पंजाब का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के ऊपर क्या किया गया था? महलवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किया गया था।
और ये क्षेत्र कितने थे, टोटल भारत के 30% भाग होता था। कितना होता था, 30% भाग क्या है, टोटल भारत का था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब क्षेत्र यानी कि आज का हरियाणा भी इसमें शामिल होता था। ठीक है ना। इसमें क्या है, जो महाल शब्द होता है, क्या महाल शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गांव। क्या होता है, गांव। यानी कि भूमि का जो मालिक होगा, भूमि का मालिक कौन रहेगा, भूमि का मालिक रहेगा खुद गांव रहेगा। और गांव क्या करेगा, यहां पे कर को निर्धारित करने का काम करेगा कि किस क्षेत्र को कितना कर देने की आवश्यकता है, और इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना कर देंगे, कितना गांव में बाढ़ या अकाल या इन आपदाओं से कितना नुकसान हुआ है, इन सारी चीजों का निर्णय लेने का अधिकार किसको दे दिया गया था, गांव को दे दिया गया था। और ऐसे में क्या है, जो गांव के जो सरपंच का जो ओहदा होता था, मुखिया जो होता था, मुखिया की पावर को इस प्रथा ने काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। तो ये देखी जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रथाएं हैं, और इन 4 प्रथाओं का भारत में काफी ज्यादा प्रचलन हुआ, और लगभग पूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी में यही प्रथाएं चलती थी। क्यों, क्योंकि स्थायी कितने में थी, स्थायी प्रथा की बात करें 19 में थी, रेतवाड़ी कितने में थी, रेतवाड़ी 51 में थी, और महालवाड़ी 30%, यानी कि टोटल 100% की बात करें तो ये 3 प्रथाएं चली थी। जबकि पंचशाला या इजारेदारी प्रथा थोड़े टाइम के लिए चली थी, और एक निश्चित समय के बाद उस प्रथा को क्या कर दिया गया था, भारत में समाप्त कर दिया गया था। तो साथियों, ये थे मुख्य रूप से वो प्रथाएं जो भू राजस्व से रिलेटेड अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी, जिसके तहत इन्होंने अलग अलग बार अलग अलग क्षेत्रों में भूमि के मालिकों को बदलते रहे। कभी जमींदार बने, कभी किसान बने, तो कभी गांव खुद क्या बना, जमीन का मालिक बना। परंतु हर केस में क्या होता रहा, किसानों का सिर्फ महज शोषण ही हुआ। और इसलिए क्या किया गया कि आगे हम देखते हैं कि जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम चलते हैं, फ्रीडम मूवमेंट चलते हैं, उन फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर क्या रहता है, जमींदारों का अहम रोल रहता है। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि ये चारों प्रथाएं आपको मुख्य रूप से समझ में आई होगी। ठीक है ना। और यहां से लगभग 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो इनके संस्थापक याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है, और प्रथा थी क्या, इस बात को जरूर याद रखना है। तो अगले लेक्चर में आपके साथ फिर रूबरू होते हैं, जिसमें हम एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।